आखिर ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम, अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को क्यों सौंपेगा? आप इसराइल पर कोई कंट्रोल नहीं करेंगे और आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान आपके सामने झुक जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान के कुछ कंसर्न्स हैं, आप उसे संबोधित नहीं करेंगे और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी शर्तों पर ईरान इस डील पर राजी हो जाएगा। दोस्तों इंतजार कीजिएगा, क्योंकि इस शो में मैं आपको बताने वाला हूं पर्दे के पीछे की कहानी कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत क्यों नाकाम हुई। जी हां दोस्तों, अब साफ तौर पर कहा जा सकता है यह बातचीत नाकाम हो गई है और बातचीत का एक और दौर शुरू नहीं होने जा रहा है। सरल शब्दों में आपके स्क्रीन पर, व्हाई विल ईरान हैंड ओवर एनरिच्ड यूरेनियम टू अमेरिका, और अलग अलग न्यूज एजेंसीज के हवाले से क्या बातें सामने आ रही हैं आपकी स्क्रीन पर। फार्स न्यूज एजेंसी, अमेरिकी टीम बातचीत की मेज छोड़ने का बहाना ढूंढ रही थी। अमेरिका अपनी उम्मीद कम करने के लिए तैयार नहीं था। ईरानी मीडिया IRIB, अमेरिकी दुश्मन जो नीच, चालाक और बेईमान है, उसने कोशिश की जो वो युद्ध में हासिल नहीं कर पाया वो बातचीत की मेज पर हासिल कर ले। इन मांगों में समृद्ध यूरेनियम सौंपना और हॉर्मूज जल डमरू मध्य को खोलना शामिल था। बिना ईरान की संप्रभुता के मुद्दे को संबोधित किए हुए ईरान ने इन शर्तों को ठुकराने का फैसला किया है और अपने देश की रक्षा हर संभव तरीके से जारी रखेगा, चाहे सैन्य हो या कूटनीतिक। और सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू। अगले हफ्ते मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका की मध्यस्थता में नेतन्याहू और लेबनान के बीच में बातचीत हो रही है। क्या आप जानते हैं कि इस्राइल ने इस बातचीत से पहले क्या कहा है कि हम लेबनान पर हमले नहीं छोड़ने वाले हैं। बातचीत का मकसद सिर्फ यह कि हिजबुल्लाह अपने हथियार सौंप दे। दोस्तों, चंद घंटों में इस्राइल ने करीब 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और आप बातचीत किस पर करना चाहते हैं? सिर्फ इसलिए कि हिजबुल्लाह हथियार सौंप दे। अगर हिजबुल्लाह हथियारों का इस्तेमाल ना करे तो इस्राइल तो लेबनान में और ज्यादा नरसंहार मचा दे। इंतजार कीजिए, यह बातचीत क्यों फेल हुई मैं आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूं अल जजीरा का यह रिपोर्ट। इसमें दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। एक है नेतन्याहू की जिद कि मैं हमले करना नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बातचीत में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं हिजबुल्लाह अपने हथियार सौंपे। और दूसरा, इस बात का वीडियो प्रमाण कि इस्राइल लेबनान में व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। सही सुना आपने, व्हाइट फॉस्फोरस। इसके मायनों को आप जानते हैं। आप सिविलियन आबादी पर व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए अल जजीरा की यह रिपोर्ट। Israel and Lebanon are due to hold direct talks in Washington next week. The Israeli Prime Minister insists the focus will be on disarming Hezbollah and not on a ceasefire. In the past month, Lebanon turned to us several times to begin direct peace talks. This has never happened to us in history. Actually, it happened once decades ago, but now they have turned to us. I have approved it, but under two conditions. We want to achieve the disarmament of Hezbollah, and we want a true peace pact that will last. Israeli strikes on southern Lebanon have continued despite the talks. This is footage of what appears to be white phosphorus being used in an Israeli attack in the southern Lebanese border town of Ben Jabil. The weapon is heavily restricted under international humanitarian law, especially in populated areas. Earlier, at least 10 people were killed in blasts in the nearby district of Nabatea. Health officials say homes, infrastructure, and civilian facilities have been damaged. तो आप मुझे बताइए दोस्तों, हर गुजरते लम्हे के साथ नेतन्याहू खुद को एक युद्ध अपराधी साबित कर रहे हैं, व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बातचीत भी ना हो, यानी कि इस्राइल लगातार हमले करते रहे। यही बात ईरान ने बातचीत में कही कि आप इस्राइल पर कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है और आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम आपको सौंप दें। याद कीजिएगा ट्रंप ने क्या कहा था जब युद्ध चल रहा था, कि मुझे ईरान का सारा एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए, मुझे ईरान का सारा तेल चाहिए। यह धंधेबाज आदमी, माफ कीजिएगा मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यह व्यक्ति जिसके दिमाग में सिर्फ धंधा है, पैसा है, यह चाहता है पूरी दुनिया इसके सामने झुक जाए।
बहरहाल आपके सामने इन तस्वीरों को देखिए। ईरान का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद छोड़ रहा है, यानी कि अब ईरान ज्यादा देर पाकिस्तान में नहीं रुकेगा। पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि ईरान आज दिन भर पाकिस्तान में रह सकता है और कल जा सकता है, यानी कि सोमवार को। मगर यह तस्वीर इस बात की बानगी है कि ईरान अब पाकिस्तान छोड़ रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान में रहने की उसे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं दिखाई दे रही। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रहा था कि अब पाकिस्तान पूरे दुनिया का केंद्र बिंदु बन गया है। मगर जाहिर सी बात है, यह बातचीत नाकाम हो गई है। यह पाकिस्तान के लिए भी झटका है। मगर पाकिस्तान खुद को यूएन के बराबर पेश कर रहा था। मैं उनके न्यूज चैनल्स को सुन रहा था, गलत फहमी का शिकार उनके न्यूज चैनल्स को सुन रहा था, जो खुद को यूएन के समकक्ष पेश कर रहे थे, यानी कि यूएन के बराबर पेश कर रहे थे। बहरहाल उसकी भी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले यह बातचीत क्यों नाकाम हुई उसकी अब मैं पूरी चर्चा करने वाला हूं। मेरे एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके सामने तमाम न्यूज एजेंसीज और मेरी जो अपनी बातचीत हुई है तमाम लोगों से उस आधार पर पेश करने जा रहा हूं। गौर फरमाएं। इस्लामाबाद में हुई बातचीत मुख्य रूप से इसलिए अटक गई क्योंकि ईरान पर परमाणु और क्षेत्रीय सीमाओं के दायरे और उनकी गारंटी को लेकर बड़ा मतभेद था। अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने मुख्य रुख पर अड़े रहे और इस्राइल लेबनान क्षेत्र में चल रही हिंसा ने समझौते के लिए राजनीतिक माहौल को और खराब कर दिया। सबसे पहले मुख्य अटकाव यानी कि जो गतिरोध है उसके क्या मुद्दे थे, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। परमाणु गारंटी और संवर्धन की सीमा। अमेरिका चाहता था कि ईरान पक्का वादा करे कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके साथ कड़ी सीमा, उन्नत मशीनों पर रोक और सख्त जांच की मांग की। ईरान ने इसे जरूरत से ज्यादा दबाव बताया और कहा कि यह उसके शांतिपूर्ण परमाणु अधिकारों का उल्लंघन है। हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि ईरान ने बाकायदा इंटरनेशनल ट्रीटी पर दस्तखत किए हैं परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल को लेकर। वो सिग्नेटरी है। फिर भी अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है कि आप अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम हमें सौंप दें ताकि आप उस एनरिच्ड यूरेनियम पर आगे जाकर धंधा करें। यह बात तो किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं हो सकती। आगे मुद्दा नंबर 2, हॉर्मुज स्ट्रेट और समुद्री रुख। रिपोर्टों में बताया गया कि इस क्षेत्र में नियम और सुरक्षा गारंटी को लेकर बड़ा अटकाव था। अमेरिका चाहता था कि ईरान की समुद्री और मिसाइल गतिविधियों पर ज्यादा सख्त नियंत्रण हो, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं था। ईरान ने कहा कि आपने हमारे देश में इतनी तबाही मचाई है, लिहाजा अब जो जहाज वहां से गुजरेंगे हम उनसे पैसे लेंगे। ईरान पहले ही $20 लाख ले रहा था। हालांकि जो उसके मित्र देश हैं, जिनमें भारत भी शामिल हैं, वो उन जहाजों को गुजरने की इजाजत दे रहा था। मगर बड़ा प्रश्न, जो तबाही आपने ईरान में मचाई उसको लेकर मुआवजा तो होना चाहिए। अब ईरान मुआवजा इस तरह से लेना चाहता था, उन जहाजों से पैसा लेकर। अमेरिका को यह स्वीकार नहीं था। मुद्दा नंबर 3, समझौते का दायरा, सीमित या पूरा क्षेत्र। अमेरिका बातचीत को परमाणु और समुद्री तनाव कम करने तक सीमित रखना चाहता था, जबकि ईरान इसे बढ़ाकर पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम, खासकर लेबनान, प्रतिबंधों में राहत और युद्ध के नुकसान की भरपाई तक ले जाना चाहता था। इससे दोनों की प्राथमिकताओं में बड़ा अंतर पैदा हो गया। अब आप मुझे बताइए, इस्राइल लगातार लेबनान पर नरसंहार करता रहे, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। गजा में समझौता हो गया है, फिर भी इस्राइल सेटलर्स वहां पर हमला कर रहे हैं। ईरान इसे भी संबोधित ना करे, आखिर क्यों? अगला मुद्दा, जांच क्रम और प्रतिबंधों में राहत। रिपोर्टों के अनुसार ईरान चाहता है कि शुरुआत में ही प्रतिबंधों में राहत और सुरक्षा की गारंटी मिले। वहीं अमेरिका चाहता था कि पहले ईरान कदम उठाए और उनकी जांच हो, फिर राहत दी जाए। इससे इस बात पर विवाद हुआ कि पहला कदम कौन उठाए और पालन का आकलन कैसे हो। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वो ईरान की चिंताएं जिन्हें संबोधित नहीं किया गया। गौर फरमाएं। लेबनान और व्यापक युद्ध विराम से जोड़ना। ईरान लगातार कह रहा था कि बातचीत और समझौता तभी होगा जब लेबनान में इस्राएली कार्रवाई रुके और पूरे क्षेत्र में युद्ध विराम हो। अमेरिका और उसके साथियों ने इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और लेबनान को अलग मुद्दा माना। वैध अधिकारों और सुरक्षा की मान्यता यानी लीगल राइट्स और सिक्योरिटी। ईरानी नेताओं ने कहा कि वे अपने अधिकार और सुरक्षा की रक्षा कर रहे हैं। उनका कहना था कि अमेरिका ईरानी लोगों के अधिकारों को मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी उनसे बड़े समझौते की उम्मीद कर रहा है।
प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक सामान्य स्थिति। अब आप जानते हैं कि अमेरिका लगातार सैंक्शंस कर रहा है ईरान पर। ईरान कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं हालात सामान्य हो तो इन सैंक्शंस को हटाया जाए। ईरान ने संकेत दिया कि बगैर प्रतिबंध हटाए वो इन सीमाओं को स्वीकार नहीं करेगा। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका ऐसा प्रस्ताव नहीं दे पाया जो इस चिंता को दूर कर सके। और इसके बाद एक बहुत अहम कारण, युद्ध नुकसान की भरपाई। आप जानते हैं दोस्तों, पहले दिन से लगातार ईरान को नुकसान हो रहा था। ईरान ने यह मुद्दा भी संबोधित किया, मगर अमेरिका इस बात पर कोई खास कमिटमेंट नहीं दे पाया। यानी कि ईरान के जितने भी कंसर्न्स थे, अमेरिका उसे संबोधित ही नहीं करना चाहता था। और ईरान को यह कैसे स्वीकार्य होता? अब ऐसे में अहम सवाल होता है कि क्या अमेरिका का रुख सख्त था? क्या ईरान अड़ा हुआ था? तो आइए हम दोनों के रवैयों की बात करते हैं, दोनों के रुख की बात करते हैं। सबसे पहले अमेरिका का रुख। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने प्रस्ताव को सबसे अच्छा और अंतिम प्रस्ताव बताया और कहा कि बातचीत इसलिए खत्म हुई क्योंकि ईरान उनकी शर्तों को मानने को तैयार नहीं था। इससे साफ होता है कि परमाणु और सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका ने ज्यादा लचीलापन नहीं दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप के बयान की परिणाम से फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही जीत रहे हैं, ने यह धारणा और मजबूत की कि अमेरिका पर नरमी दिखाने का दबाव कम था। अब हम बात करते हैं ईरान के रुख की। ईरानी अधिकारियों और मीडिया ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो बातचीत से निकलने का बहाना ढूंढ रहा है। साथ ही ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपने मुख्य रुख से पीछे नहीं हटेगा, जैसे मजबूत संवर्धन कार्यक्रम बनाए रखना, लेबनान मुद्दे को जोड़ना और ज्यादा दबाव वाली शर्तों को न मानना। ईरान ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका इसराइल को प्राथमिकता देगा तो वो अपनी सुरक्षा और ज्यादा मजबूती से करेगा। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप का आज सुबह का बयान कि मैं तो जीत गया हूं। उल्टा इस बयान में उन्होंने चाइना को चेतावनी दे डाली। क्यों? क्योंकि चीन एक ऐसा हथियार सिस्टम ईरान को डिलीवर कर रहा है जिसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिकी जंगी जहाजों का उड़ना नामुमकिन हो जाएगा। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह क्या कहा था, जो मैं अपने कार्यक्रम में आपको सुना चुका हूं। वैसे सुना जाए। We win, no matter what. We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. Thank you. China is preparing to ship weapons to Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं द इजरायली फैक्टर। किस तरह से इस्राइल इस पूरे मुद्दे पर खलनायक बना रहा, इस्राइल का असर और युद्ध का खतरा, अमेरिका की लचीलेपन पर असर। ईरान ने कहा है कि बातचीत इस पर निर्भर है कि अमेरिका अपने हित देख रहा है या इस्राइल के। अगर इस्राइल को प्राथमिकता दी गई तो समझौता नहीं होगा। इस्राइल के अंदरूनी दबाव भी ऐसे थे कि वो हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे और ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए रखे। इससे अमेरिका के लिए समझौता करना मुश्किल हो गया। अब हम बात करना चाहते हैं लेबनान के मोर्चे की, क्योंकि याद कीजिएगा ईरान ने क्या कहा था कि हम अपने लेबनानी भाई बहनों को नहीं भूलने वाले हैं। ईरान चाहता था कि किसी भी समझौते में लेबनान में युद्ध विराम शामिल हो, लेकिन अमेरिका और इस्राइल इसे अलग रखना चाहते थे। लगातार हिंसा ने दोनों पक्षों के लिए समझौता करना और कठिन कर दिया है। बड़ा प्रश्न, अब क्या होगा? क्या युद्ध दोबारा शुरू होगा? तो आसान लफ्जों में इस सवाल का क्या जवाब है? बातचीत एक नाजुक युद्ध विराम के दौरान हुई है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि असफलता से तनाव फिर बढ़ सकता है, खासकर लेबनान और हॉर्मुज क्षेत्र में। हालांकि दोनों पक्ष
पूरे क्षेत्र में बड़ा युद्ध नहीं चाहते और बीच के रास्ते खुले हुए हैं जिससे सीमित दबाव की स्थिति बनी रह सकती है। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, युद्ध कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता दोस्तों। मैं भी इस पूरी बातचीत को पूरी उम्मीद के साथ देख रहा था, मगर काफी हद तक मायूसी दिख रही है। तो क्या इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया? क्या जंग होना तय है? तो चलिए इन सवालों का जवाब भी संक्षिप्त अंदाज में देने की कोशिश करते हैं। रुकावट, मगर पूरी तरह टूटना नहीं। मुख्य रिपोर्टों के अनुसार यह पूरी तरह विफलता नहीं बल्कि एक ठहराव है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि अगर अमेरिका ईरानी लोगों के अधिकारों को माने और उचित समझौते की दिशा में आए तो वो तैयार हैं। मध्यस्थता और पर्दे के पीछे बातचीत। पाकिस्तान और अन्य क्षेत्रीय मध्यस्थों का कहना है कि अटकाव के बावजूद प्रयास जारी रहेंगे। जमीन पर हालात, खासकर लेबनान और खाड़ी क्षेत्र में आगे की बातचीत को प्रभावित करेंगे। और हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, इस बातचीत में कई ऐसे चेहरे भी थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे। चाइना, इसके अलावा जीसीसी के देश, कई खाड़ी के देश जो इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे थे। इनके अपने हित हैं कि यह बातचीत जो है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भस्मासुर हो गए हैं। वो कुछ भी कह रहे हैं। इसके अलावा वो नेटो से भी बाहर आने को तैयार दिख रहे हैं। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बर्बादी की इबारत लिख रहे हैं और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो मामले को निहायत ही पेचीदा बना रहे हैं। मैंने क्या कहा था आपसे शुरुआत में कार्यक्रम के कि यह बातचीत फेल क्यों हुई, पर्दे के पीछे की क्या दास्तान है, यह मैं आपके सामने लाऊंगा। और दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं हुई है। आज मेरे चैनल में दिन भर बातचीत और उससे जुड़े तमाम पहलू मैं आपके सामने लाता रहूंगा, जैसा कि मैंने आपको हमेशा वादा किया है। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।